हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। एक्चुअली लाइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं दोपहर में शूट नहीं कर पाया वीडियो, और मैं डेली इसको एक्सरसाइज की तरह लेता हूँ। तो एक तरीके से जब मैं पढ़ता हूँ तब भी इसको रिकॉर्ड करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं दोपहर को अभी टाइम नहीं मिल पाया मुझे, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। घर का लाइट है, बल्ब है, तो ये जो क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा। अच्छा, हम चैप्टर 6 शुरू करने वाले हैं, जो कि है आप लोगों को पता होगा कि ये बुक जो है अभिनय की भारतीय पद्धति प्रसन्ना द्वारा लिखित और अनुवादित जो है रविंद्र त्रिपाठी द्वारा किया गया है। इसका मैं चैप्टर वाइज अपलोड कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो इसका वो 6 चैप्टर है। चलिए इसको शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। चलिए, चैप्टर का नाम है प्रतिक्रिया करना। हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का नियम है। यहाँ एक खास मकसद से इसका उल्लेख कर रहा हूँ। जब न्यूटन का सिद्धांत क्रिया और प्रतिक्रिया के समान और विपरीत होने की बात करता है तो दरअसल यह संतुलन की बात करता है। संतुलन की यही बात अभिनय पर भी लागू होती है। मंच पर भी क्रिया यानी एक्शन को प्रतिक्रिया के बरक्स संतुलित तरीके से साधते हैं। मंच पर एक्शन को चुस्त बनाया जाता है। मंच पर सभी एक्शंस को चुस्त बनाया जाता है, उनको खुला या ढीला ढाला नहीं छोड़ दिया जाता। इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्शन को अनियंत्रित नहीं छोड़ा जा सकता। कई कारणों के अलावा इसकी ज़रूरत इस वजह से भी हो जाती है कि अभिनेता को अपना संवाद बोलना होता है। एक्शन को नियंत्रित इसलिए रखा जाता है कि अभिनेता अपना संवाद प्रभावशाली ढंग से बोल सके। अभिनेता मात्र अपनी अदाकारी दिखाने के लिए एक्शन नहीं करता, यह समझना बहुत ज़रूरी है। मंच पर एक्शन ढीला ढाला क्यों नहीं होना चाहिए? इसीलिए कि अभिनेता की प्रभावशाली संवाद अदायगी के लिए ये ज़रूरी है कि एक्शन एकदम चुस्त और टंच हो। एक्शन अगर चुस्त और नियंत्रित नहीं होगा तो संवाद अदायगी भी ठीक से संपन्न नहीं होगी। अगला सवाल ये है कि मंच पर एक्शन को नियंत्रित कैसे रखा जाए। ऐसा समान और विपरीत प्रतिक्रिया वाले सिद्धांत के तहत ही किया जा सकता है। ज़्यादातर अभिनेता और कई निर्देशक भी इस बात को नहीं समझ पाते। वे एक्शन को सब कुछ से काट कर विकसित करना चाहते हैं। वे इसे इस तरह से बरतते हैं कि मानो ये मुक्त ढांचा या संरचना है, पर ऐसे एक्शन में कोई ताकत नहीं होगी अगर ये प्रतिक्रिया वाले पहलू से संबंध न हो। किसी नाटककार द्वारा अगर उसके नाटक में किसी एक्शन का संकेत है तो ये तभी जीवंत हो सकता है जब अभिनेता इसे प्रतिक्रिया स्वरूप पेश करें। अच्छा, ये मतलब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए इसका कि जब स्टेज पे कोई भी ढांचा होता है, ढांचा का मतलब कोई भी एक्शन होता है, दो लोगों का कोई एक्शन है, मान लीजिए कि झगड़ने का एक्शन है, तो उसको एकदम कसा हुआ होना चाहिए, एकदम वो एनर्जी के साथ, जो एनर्जी इधर से वही एनर्जी उधर से भी। और कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मान लीजिए कि झगड़े में कोई इंसान दूसरे इंसान को थप्पड़ मार रहा है और वो थप्पड़ मार रहा है और उसके 2 सेकंड बाद वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है या ऐसा कुछ भी कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। टाइमिंग के हिसाब से या फिर एक्शन के हिसाब से पूरा एकदम चुस्त होना चाहिए। चुस्त का मतलब एकदम टाइट, एकदम काम किया हुआ उस परफॉर्मेंस पे, उस एक्शन पे, कि अगर थप्पड़ मारे तो वो मिली सेकंड में वो रिएक्ट करे और इस तरीके से लगे कि पब्लिक को कि भाई यार ये तो सचमुच में थप्पड़ मार दिया। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब है इनका। अभिनय की आवश्यकता। मंच पर खड़े अभिनेता को अभिनय करने की क्या आवश्यकता है? क्या ऐसा करने के लिए उसके ऊपर किसी तरह का दबाव होता है? वो तो मंच पर सिर्फ खड़ा भी रह सकता है या अभिनय करने का दिखावा कर सकता है। वस्तुतः कई अभिनेता ऐसा ही करते हैं, पर यह भी सही है कि कोई या कुछ आपके भीतर ऐसा दबाव बनाता है
कि आप अभिनय करने की आवश्यकता महसूस करने लगते हैं, अन्यथा आप असंतुलित हो जाएंगे या मंच पर गिर पड़ेंगे। यही वजह है कि अभिनेता पर अभिनय करने का दबाव होता है। नाटककार यह आवश्यकता मुहैया नहीं कराता। यह आवश्यकता ब्लॉकिंग के दौरान पैदा होती है। एक्शन को बांधने का तरीका। नाटक के रिहर्सल का उदाहरण देने से साफ हो जाएगा कि ये कैसे होता है। मिसाल के लिए मान लें कि एक महिला चरित्र को आगे की तरफ खींचे जाने का अभिनय करना है। ये एक्शन वो कैसे करेगी? अगर वो सीधे खड़ी है, क्या वो आगे की तरफ झुक जाएगी? उसे आगे की तरफ तब तक नहीं खींचा जा सकता है जब तक कि वो सीधे खड़ी है। झुकना आगे की ओर खींचा जाना नहीं है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आगे की तरफ झुक जाना खींचा जाना नहीं है। झुकना एक कमज़ोर एक्शन है। इसमें आगे की तरफ खींचे जाने वाली ऊर्जा नहीं है। तो फिर वो क्या करे? समझ पा रहे हैं इस लाइन का मतलब? कि एक इंसान को अगर आगे की तरफ खींचे जाना है और उसको ये एक्शन करना है, तो क्या वो झुक जाएगा तो वो ऐसा दिखेगा कि वो आगे की तरफ खिंचा रहा है? नहीं, उसके ये बहुत कमज़ोर, मतलब कि वो कमज़ोर है इसलिए झुकने का एक्शन हो रहा है, या कुछ वृद्ध आदमी का कर रहे हैं तब वो कर सकते हैं। ऐसे खींचे जाने का आप नहीं कर सकते। आगे की तरफ खींचा जाना और धकेला जाना, अच्छा ये सब हेडिंग है। कह रहे हैं कि आगे की तरफ खींचा जाए, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। ध्यान दीजिएगा कि कैसे ये बताते हैं कि क्या फ़र्क है इसमें। उसे पीछे की तरफ से पकड़ा जाएगा तभी वो आगे की तरफ खींचे जाने की क्रिया अच्छे ढंग से कर सकेगी। क्रिया प्रतिक्रिया, पीछे की तरफ खींचा जाएगा तभी वो आगे की तरफ का अभिनय असली लगेगा। जब मैं ये कहता हूँ कि उसे पीछे की तरफ से पकड़ा जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे मंच से कोई पीछे से पकड़ने की कोशिश करेगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऐसा दिखाने के और भी तरीके हैं। मिसाल के लिए कोई पिलर या कोई खंभा या किसी खिड़की के सहारे ये काम किया जा सकता है। खंभा क्रिया के विपरीत एक्शन यानी प्रतिक्रिया के लिए माहौल बनाएगा। आगे बढ़ने के लिए पीछे पीछे लौटें। अब हम दूसरा उदाहरण लें, तलवारबाजी का। तलवार से किसी को घायल करने के लिए आपको उसकी पतली धार वाले सिरे को दूसरे शख्स के शरीर के भीतर घुसाना होता है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो पहले अपने शरीर के एक हिस्से को पीछे मोड़ना या झुकाना होगा, या एक पैर को पीछे करके दूसरे पैर को आगे करना होगा। या भारोत्तोलन का उदाहरण लें। कोई भार उठाने के लिए पहले गुरुत्वाकर्षण वाले दबाव के खिलाफ जाना होता है, और इसके लिए शुरू में शरीर को नीचे झुकाना होता है। जब तक अभिनेता अपने शरीर को नीचे झुकाकर भार को ऊपर नहीं उठाएगा, यह क्रिया संपन्न नहीं होगी। बेसिकली ये लॉजिकल बात है कि अगर आप कोई भी चीज़ करता है, ऑब्जर्व करिए, कोई भी चीज़ अगर इंसान करता है तो उसका बल किधर रहता है, उसका बॉडी वेट किधर रहता है, वो कितने प्रकार के फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है, कौन सा फोर्स लगा रहे कि वो ऊपर उठेगा या चलेगा, सब कुछ लॉजिक के हिसाब से डिटेलिंग में सोचने का ये कह रहे हैं। एक्शन को खींचना। संतुलन के लिए जिस एक्शन को नियंत्रित किया जाता है वो कई तरह के काम को अंजाम देता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, यह अभिनेता को वह ज़रूरी वक्त मुहैया कराता है जिसमें वो अपने संवाद को अदा कर सके। इस तरह के नियंत्रित एक्शन से जो तनाव पैदा होता है उसके कारण अभिनेता को अपनी आवाज़ में घुमाव पैदा करने के लिए समय मिलता है और अपने शरीर को सही या आवश्यक भंगिमा या हाव भाव में लाने का भी। यह अदाकारी के लिए सक्रिय अंश को लंबा और ज़रूरी हिस्से तक खींचने के लिए मदद भी करता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि अभिनेता इसे ठीक से समझे। थिएटर या रंगमंच में नाटकीय हिस्से को खींचना या फैलाना पड़ता है।
अभिनेता अभिनय के अलावा भी कई चीज़ें करता है। उसे संवाद अदा करना होता है, कहानी सुनानी पड़ती है, गाना गाना पड़ता है और नाचना भी पड़ता है, वगैरह वगैरह। और ये सब वह तब तक करता है जब एक्शन को थोड़ी देर के लिए परे रख दिया जाता है। प्रेम को भी प्रतिरोध चाहिए। अनाक्रामक और बिना द्वंद्व वाली स्थितियों में भी प्रतिक्रिया का निर्माण करना होता है। अच्छा, 1 मिनट गाइज, मैं पंखा बंद कर देता हूँ क्योंकि उसके आवाज़ से ना नॉइज़ आएगा। 1 मिनट। ओके, मैंने बंद कर दिया है। तो अनाक्रामक और बिना द्वंद्व वाली स्थितियों में भी प्रतिक्रिया का निर्माण करना होता है। इसीलिए प्रेम के उन दृश्यों में भी जिनमें किसी तरह प्रत्यक्ष विरोध नहीं होता, एक सकारात्मक किस्म के प्रतिरोध को दिखाना पड़ता है। अब सोचने की बात यह है कि सकारात्मक प्रतिरोध क्या चीज़ है। मान लीजिए कि एक पति पत्नी को चूमना चाहता है, एक पति अपने पत्नी को चूमना चाहता है। दोनों के प्रेम के बीच यह स्वाभाविक बात है। पहली नज़र में यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं दिखना चाहिए। पर ज़रा ठहरिए और सोचिए, चूमने में आनंद ही क्या है। अगर सामने से कोई प्रतिरोध न हो, जो सहज प्राप्य हो, उसमें आकर्षण नहीं होता। एक ही शख्स को रोज़ रोज़ आसानी से चूमना बोरियत भरा हो सकता है। इसीलिए एक प्रतिरोध चाहिए होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना फिलोसफिकल चीज़ है। ये क्या है कि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम लोग, जो हमारे पास नहीं होता है, जिसको हम लोग चाहते हैं, जो मिलता नहीं है, उसके लिए हम लोग बहुत अच्छा लगता, मतलब दिमाग में वही चलता है कि अरे यार काश मिल जाता वो। लेकिन जो चीज़ हमारे पास होती है या मिल जाए वो चीज़, तो कुछ टाइम बाद हम उसकी कद्र नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि अगर वो चूमने का जो दृश्य है वो अगर आसानी से हो जाए कि वो आया, वो अपनी वाइफ को किस कर लिया, तो वो नाटकीय नहीं होगा, वो बड़ा ही सामान्य हो जाएगा कि हाँ। लेकिन अगर उसको नाटकीय बनाना है, अगर उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, तो ये दिखाया जा सकता है कि जो वाइफ है वो थोड़ा मना कर रही है या शर्मा रही है। समझ रहे हैं? ऐसा मना मतलब वो नहीं कि नहीं करना ही नहीं है, वो तो फिर अलग ही दृश्य बन जाएगा। शर्मा रही है, तो ये हो सकता है, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। अब किसी नाटक में एक दृश्य की कल्पना कीजिए। पुरुष करीब आता है, स्त्री दूर जाती है। इसे हम फ्लर्टिंग कहते हैं। वो उसका आलिंगन करना चाहता है। औरत पुरुष की छाती पर हाथ रख के उसे प्यार से परे ढकेलती है, फिर भी आलिंगन हो जाता है। इस दौरान स्त्री मुंह भी बना रही है, लेकिन साथ साथ मुस्कुरा भी रही है। दोनों के शरीर के ऊपरी हिस्से एक दूजे से सटे नहीं हैं, मगर नीचे वाले हिस्से सट गए हैं। क्या ये प्रेम के दृश्य का मंच पर सबसे बढ़िया समायोजन कंपोजिशन नहीं है? ऐसे में दर्शक दोनों के चेहरे के भावों को देख सकता है और दोनों अभिनेता अभिनेत्री एक दूसरे के करीब होकर अपने संवाद भी बोल सकते हैं। वही बात है जो अभी मैंने बताया। एक तीसरा शख्स प्रतिरोध के लिए चाहिए। वो होता है ना कि ऑब्स्टिकल, तो वो एक तीसरा शख्स प्रतिरोध के लिए चाहिए। अब हम यहाँ तीसरे शख्स को लाएं और देखें कि क्रिया और प्रतिक्रिया कैसे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मान लीजिए कि रिहर्सल के दौरान 2 भाई और एक माँ से जुड़े दृश्य का अभ्यास चल रहा है। दोनों भाई आपस में झगड़ रहे हैं और माँ उनको समझाने में लगी है। गुस्से में छोटे भाई को बड़े भाई को थप्पड़ मारना है। वो ऐसा किस तरह करेगा? थप्पड़ मारना एक आत्यंतिक कार्रवाई है। इसके लिए आत्यंतिक वजह भी चाहिए। जब दृश्य शुरू होता है तो दोनों अभिनेता एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दोनों के बीच स्क्रिप्ट के मुताबिक गर्मागर्म बहस हो चुकी है, लेकिन शारीरिक एक्शन के लिए ज़रूरी ऊर्जा एकदम कम है। थप्पड़ मारने का दृश्य सिर्फ तूतू मैमे के आधार पर प्रमाणिक नहीं होगा।
दोनों अभिनेता को लगता है कि वे प्राप्य रूप से उत्तेजित नहीं हुए हैं। ऐसे समय निर्देशक कहता है, थप्पड़ मारो। छोटा भाई अपना संवाद बोलता है, मारने के लिए हाथ उठाता है और थप्पड़ मारने का दिखावा करता है। एकदम बेकार, होपलेस। निर्देशक चिल्लाता है, मतलब निर्देशक कहता है डायरेक्टर कि अरे एकदम बेकार, एकदम। कारण साफ है, रीजन क्या है कि बेकार लग रहा है। छोटे भाई का किरदार निभाने वाला अभिनेता जोरदार थप्पड़ नहीं बल्कि हल्की चपत लगाता है। पहली समस्या तो यह है कि थप्पड़ में पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। अच्छा, ये पहली समस्या है। और बहुत कम गति है, ये दूसरी समस्या है। मतलब हल्का चपत लगाता है और गति कम है, ये पहली समस्या है। दूसरी कमी यह है कि आखिरी लम्हे पर वो जोरदार थप्पड़ लगाने से रुक गया। इस तरह यहाँ दो कमियां हैं इस सीन में जो ये बताए हैं अभी जस्ट जो हम पढ़े हैं, उसमें दो कमियां ये बताते हैं कि एक तो वो थप्पड़ में वो गति नहीं थी, वो ऊर्जा नहीं थी, और दूसरा कि आखिरी लम्हे में वो लड़का जो है मारने से रुक गया। अब ये बताते हैं कि थप्पड़ मारें पर कैसे, उसका बताते हैं पूरा कि कैसे करना है इसको। अब सुनिए, छोटे भाई का किरदार निभा रहा अभिनेता जानता है कि उसके थप्पड़ में ताकत नहीं है। निर्देशक गुस्से से कहता है, थप्पड़ मारो। तुमको क्या लगता है किसी फूल को छू रहे हो? यह सुनकर अभिनेता उलझन में पड़ जाता है। वो पुनः प्रयास करता है। इस बार वो ज़्यादा जोर से अपना संवाद बोलता है, अपने हाथ को और तेज़ी से उठाता है और अधिक गुस्से से आगे बढ़ता है, लेकिन वो उतनी ही तेज़ी से अपने आप को रोक लेता है। मतलब जिस तेज़ी से वो आगे बढ़ता है उतनी तेज़ी से अपने आप को रोक लेता है, क्योंकि दूसरे अभिनेता से टकरा जाने की आशंका है। इस बार का थप्पड़ एंटी क्लाइमैक्स की तरह है। इस पर निर्देशक और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और रिहर्सल देख रहे दूसरे साथी अपने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं और अपनी हंसी दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ कमी अभिनेताओं में नहीं है, यहाँ तक कि बड़े भाई की भूमिका निभा रहे और थप्पड़ खाने की प्रतीक्षा कर रहे अभिनेता को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। दरअसल कमी निर्देशक में है। उसने इस एक्शन को ठीक से नियोजित नहीं किया है। उसने सारे एक्शन को बस यूं ही जाने दिया है, जिसके कारण सब या तो बहुत कम हो रहा है या बहुत अधिक। निर्देशक को लगता है कि अभिनेता कोई चमत्कार कर देंगे। ये ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न यह है कि इस दृश्य को ठीक से नियोजित करने के लिए निर्देशक क्या करे। वो इस दृश्य में तीसरे शख्स का इस्तेमाल कर सकता है। वो तीसरा प्रतिरोध जो है उसकी बात कर रहे हैं, माँ की, जो दोनों भाइयों के बीच झगड़े को रोकने की कोशिश करे और प्रतिक्रिया की स्थिति पैदा हो। प्रेम बनाम घृणा। प्रतिक्रिया वस्तुतः भिन्न और विपरीत तरह का स्वभाव है। यहाँ माँ दोनों भाइयों के बीच बढ़ रही घृणा के विरुद्ध प्रेम का संदेश लेकर आती है। निर्देशक को चाहिए कि इस दृश्य में माँ को सामने लाए, जो छोटे भाई को बड़े भाई की तरफ बढ़ने से रोकने की कोशिश करे। वो छोटे भाई को पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश कर सकती है। जब वो ऐसा करेगी तो छोटे भाई में बड़े भाई की तरफ बढ़ने की कोशिश और इच्छा दोनों बढ़ेगी। ऐसे में वो अधिक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए भाई को थप्पड़ मारने में सफल रहेगा। दृश्य में जान आ जाएगी। समझ रहे हैं? जब रोकेगी उसकी माँ तो वो पहले तो उसका रहेगा कि माँ से कैसे भी छूटे, और उसका एम रहेगा कि हम उसको मारना है, तो वो छुड़ा के जब जाएगा और जब मारेगा तो वो रियल लगेगा कि भाई ये नाटकीय हो गया और रियल लगा। अगर प्रतिक्रिया से भरा यह एक्शन ठीक से हो जाए तो छोटे भाई का किरदार निभा रहा अभिनेता अपना संवाद भी असरदार ढंग से बोल सकता है।
अपने हाथों को जिधर चाहे उधर घुमा सकता है और मंच पर अपना संतुलन कायम रखते हुए अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाने के लिए जो चाहे वो कर सकता है। थप्पड़। अब आते हैं थप्पड़ पर। वो थप्पड़ तो झूठा है लेकिन क्लाइमैक्स भी होता है। ज़ोरदार थप्पड़ का एहसास कराने के लिए कई तरह की टेक्निक है थप्पड़ मारने के लिए। जैसे ये कि जो बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है वो सही वक्त पर अपने दूसरे गाल को जो दिखाई नहीं पड़ रहा है उसे छिपाने का प्रयास करता है। अपने हाथ से वो ऐसी हरकतें कर सकता है जैसे वो अपने छोटे भाई द्वारा पड़ने वाले थप्पड़ से बचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में थप्पड़ उसके गाल पर नहीं बल्कि हाथ पर पड़ता है। तब जोरदार आवाज़ आएगी और नाटकीय प्रभाव बढ़ जाएगा। याद रखिए, ये चरित्रों के घात प्रतिघात का दृश्य है, लेकिन अभिनेताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। दृश्य चाहे गुस्से का हो या किसी और प्रकार के भाव का, अभिनेताओं के बीच एक दूसरे के प्रति भरोसे की भावना के बिना संभव नहीं है। ये लास्ट लाइन है इस चैप्टर का, भरोसे के बिना संभव नहीं है। तो समझ रहे हैं, ये नाटक जो है एक टीम वर्क है। अगर टीम में ट्रस्ट नहीं है, टीम में पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, एक एक्टर को हमेशा जो है पॉजिटिव होना चाहिए। वो नहीं है तो दिक्कत है, वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस हैम्पर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें के सारे जो चैप्टर 6 है उसका सारा टॉपिक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, पढ़ भी दिया पूरा। अब चैप्टर 7 बचा है, वो कल अपलोड होगा। कल शायद अपलोड हो, कंफर्म नहीं है क्योंकि कल मुझे जाना है एक जगह। हाँ चलिए ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। और इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। और आपको अगर सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई भी सवाल हो या कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके बाय।